हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को स्पेशल तरीके से बताऊँगा। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इंटरफेसेस, जिसके मतलब आपसे डायरेक्टली या तो प्रोग्राम लिखवा लिए जाते हैं या फिर प्रोग्राम वो देते हैं और उसका आउटपुट पूछते हैं। तो वो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट आर बॉक्सिंग एंड द अनबॉक्सिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी चीज, हमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो पता है, एग्जाम्पल, लेकिन रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, है ना। तो बॉक्सिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप टू अ रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड द बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग, है ना। देखो, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो उसे बॉक्सिंग बोलते हैं। वैल्यू टाइप क्या होता है? जो इंटीजर वगैरह होते हैं वो वैल्यू टाइप होते हैं, और बाकी का जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो रेफरेंस टाइप होती हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ये इंटीजर में मैं i = 101 स्टोर कर रहा हूँ, है ना। और फिर मैं ये इसे जो आई की वैल्यू को मैं इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ तो इसको हम लोग बॉक्सिंग बोल देते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस टाइप का है और इंट आई जो है वो आपका वैल्यू टाइप है ना। अब नेक्स्ट है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इसका उल्टा होता है कि कन्वर्टिंग अ रेफरेंस टाइप टू अ वैल्यू टाइप इज कॉल्ड द अनबॉक्सिंग। ठीक है, रेफरेंस टाइप को जब हम वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग। तो वैल्यू टाइप को अनबॉक्सिंग करने का एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट = 101। अब इसे ये रेफरेंस में ऐड हुआ, ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस में ऐड हुआ, ये ऊपर वाले रेफरेंस में देखे तो, और i = फिर हम जो इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हुआ अनबॉक्सिंग। ठीक है। अगर हम बात करें रियल टाइम एग्जाम्पल की, तो एक्चुअल में रियल टाइम एग्जाम्पल का यूज कहाँ है? जब भी हम लोग एरे लिस्ट का यूज करते हैं तो एरे लिस्ट में जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, वैल्यू को ऐड करते हैं एरे लिस्ट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। और जब उसमें से वैल्यू को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एरे लिस्ट में से तो उसको बोलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग। ठीक है। तो ये होता है रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ बॉक्सिंग एंड द अनबॉक्सिंग। नेक्स्ट है हमारा, इज बॉक्सिंग एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। यस, बॉक्सिंग हैपन्स इम्प्लिसिटली। बॉक्सिंग जो है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है बट ये पूछते हैं, है ना। इज अनबॉक्सिंग इज ए इम्प्लिसिट कन्वर्जन? देन नो। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो ये जवाब देना है। अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉक्सिंग। तो कभी कभार पूछ लेते हैं भाई, बॉक्सिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली, द बैकग्राउंड ऑफ द मेमोरी। तो क्या होता है कि बॉक्सिंग इज यूज टू स्टोर द वैल्यू टाइप इनटू द गार्बेज कलेक्टेड हीप। जो गार्बेज कलेक्टेड हीप है उसमें स्टोर कराया जाता है वैल्यू टाइप को, है ना। वैसे नॉर्मली वैल्यू टाइप कहाँ स्टोर होता है? नॉर्मली वैल्यू टाइप स्टैक में स्टोर होता है, लेकिन ड्यूरिंग द बॉक्सिंग वैल्यू टाइप को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं? गार्बेज कलेक्टेड हीप में करते हैं, हीप मेमोरी में। ठीक है, बॉक्सिंग इज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ ए वैल्यू टाइप। गिव मी 1 मिनट प्लीज। तो बॉक्सिंग इज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ ए वैल्यू टाइप टू द टाइप ऑब्जेक्ट और टू एनी इंटरफेस टाइप इंप्लीमेंटेड बाय द वैल्यू टाइप। ठीक है। तो इंटरनली अगर देखा जाए तो इंटरनली क्या होता है? इंटरनली अगर बॉक्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग स्टोर करते हैं जो हमारा जो वैल्यू टाइप है उसको स्टोर करते हैं गार्बेज कलेक्टेड हीप में स्टोर करते हैं, पहली चीज तो। फिर बॉक्सिंग अ वैल्यू टाइप एलोकेट्स एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। तो बॉक्सिंग के केस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट होता है ना, कहाँ पे? हीप मेमोरी में, है ना। एंड कॉपीज द वैल्यू इनटू द न्यू ऑब्जेक्ट। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है ना। अब नाउ ड्यू टू दिस बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कैन हैव अ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। तो जब भी बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है। देखो, अगर इसको मैं ऐसे आप लोगों को समझाऊं कि सबसे पहले आया एरे, ठीक है ना। एरे में आप जब भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है, मतलब उनका जो टाइप है वो सेम ही रहेगा। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप कह रहे हैं तो इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करेगा। उसको रिप्लेस करता है आपका एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट रिप्लेस करता है, क्या करता है? एरे लिस्ट में आप किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वो इंटीजर है कि क्या है। क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो
वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अभी मैंने एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल दिया है। बाद में जब परफॉर्मेंस इशू आए तो कलेक्शंस में बहुत सारी चीजें आई, फिर एक जेनरिक कलेक्शंस आए। तो जेनरिक कलेक्शंस आने का रीजन ही यही था कि अगर वैल्यू टाइप है तो वैल्यू टाइप में स्टोर हो, हीप मेमोरी है तो हीप टाइप में। वो हम लोग बाद में देखेंगे जब मैं आपको कलेक्शंस और जेनरिक कलेक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स तो मतलब पूछे तो जाते नहीं ज़्यादा, लेकिन एक पूछा जाता है एक्सेस मॉडिफायर, अभी बताता हूँ मैं। वो एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइप्स एंड मेंबर्स विद इन द टाइप्स। मतलब अब यार ये पता नहीं क्या कह रहा है, देखो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उनका मेन यूज ये होता है कि हमारा पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर मेथड कहाँ एक्सेस, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये डिफाइन करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इसमें कौन सा होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है, और एक होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल। जो आपसे मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो प्रोटेक्टेड इंटरनल पूछा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन आपको ये सब भी पता होना चाहिए। तो पब्लिक क्या होता है, द पब्लिक टाइप और मेंबर कैन बी एक्सेस बाई एनी अदर कोड इन द सेम असेंबली। मतलब सेम असेंबली में एक्सेस हो सकता है और अनदर असेंबली में भी एक्सेस हो सकता है अगर उसका रेफरेंस पास किया गया हो तो। प्राइवेट कब होता है, प्राइवेट केवल और केवल उसी क्लास में होगा जिस क्लास में वो डिफाइन है। प्रोटेक्टेड होता है द टाइप और मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस बाय द कोड इन द सेम क्लास और इन द ड्राइव क्लास। मतलब सेम असेंबली के अंदर सेम क्लास और द ड्राइव क्लास जो उसे इनहेरिट कर रही होगी उस पर्टिकुलर क्लास को केवल वहीं तक सीमित है, इसके अलावा आप इसे कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनल क्या कहता है, इंटरनल कहता है द टाइप और मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी कोड इन द सेम असेंबली। मतलब सेम असेंबली में तो हो सकता है किसी भी कोड में, बट जब हम लोग अनदर असेंबली की बात करते हैं तो अनदर असेंबली में वो नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो उसकी ड्राइव क्लास ही क्यों ना हो तब भी नहीं होगा, ठीक है। और प्रोटेक्टेड में ड्राइव क्लास के केस में हो जाएगा। अब प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल मतलब प्रोटेक्टेड और इंटरनल का कॉम्बिनेशन है कि मतलब सेम क्लास और ड्राइव क्लास में तो होगा ही होगा, और साथ में कहाँ पे होगा, साथ में सेम असेंबली में भी हो जाएगा, कहीं भी कोड को आप यूज कर सकते हैं। तो ये है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। नेक्स्ट चलते हैं, तो एक्सेस मॉडिफायर्स का ये एग्जांपल एक दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कैन वी यूज ऑल एक्सेस मॉडिफायर फॉर ऑल टाइप्स। सो नो, we cannot use the access modifiers can be used by all types of members in a all context and the same cases। तो ये है, जैसे क्लास हमने इंटरनल डिफाइन की है, ये पब्लिक है, मतलब ये पब्लिक मेथड डिफाइन किया हुआ है, ये एक पब्लिक क्लास डिफाइन की हुई है, इसको अब ये क्लास ड्राइव कर रही है, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी, है ना। नाउ कैन ड्राइव क्लास हैव अ ग्रेटर, तो नो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही मैं देख रहा था कि मैंने ये लिखा क्यों नहीं है। तो एक क्वेश्चन नंबर 32 का है ये प्रिंट आउट। तो पहली जो क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, वो इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक किया हुआ है, तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है ना। कैन नॉट हैव द ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, या तो यहाँ पे पब्लिक हो, यहाँ इंटरनल हम यूज कर सकते हैं बेस क्लास में, लेकिन इंटरनल यहाँ है तो पब्लिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऊप्स एंड व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स है क्या, ऊप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच मीन्स इट इज अ वे टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर अराउंड अ ऑब्जेक्ट। 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ये पूछ लेते हैं जनरली, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऊप्स एक्चुअल में है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले प्रोसीजरल टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती थी, जैसे सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, मुझे सी के बारे में मोस्टली पता है। तो सी में क्या रहता है, जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक मान के चलो कोई टास्क आपको करवाना है कंप्यूटर से, तो एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो वो प्रोग्राम एक सिंगल फाइल में रहता है, ठीक है। तो सिंगल फाइल में प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आती है, जब भी सिंगल फाइल में रहता है तो वहाँ पे आपको जो प्रोग्राम में एरर वगैरह आती है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मान के चलो कोई कोड है जो 5000 लाइन का कोड है, अब आपको 5000 लाइन को डिबग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ पे एरर है। बस उसी को रिप्लेस करता है ऊप्स। ऊप्स क्या करता है
कि अब जो 5000 लाइन का कोड है उसको क्लासेस और मेथड्स में डिवाइड कर लेता है, क्लासेस और मेथड्स में डिवाइड कर लेता है। तो डिवाइड करके वो क्या है ना, ईजी हो जाता है, मतलब कोड इजी हो जाता है। और हर क्लास में आप मान के चलो 10 से 15 लाइन रख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई एरर कहाँ पे हुई होगी। तो इसीलिए ऊप्स की हमें जरूरत पड़ी। अब इसके 4 पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ ऊप्स के क्या क्या हैं। सबसे पहला है रीयूज ऑफ कोड यूजिंग इनहेरिटेंस। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। सिक्योर एप्लीकेशन बाय यूजिंग द एनकैप्सुलेशन। इजिली स्केलेबल फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एप्लीकेशन। अगर आप ऊप्स को यूज करते हैं तो मान के चलिए आज मैंने एक स्टार्ट किया एप्लीकेशन बनाना। देखो रिक्वायरमेंट कभी भी आप रियल टाइम जब वर्क करते हो तो रिक्वायरमेंट कभी भी एक साथ नहीं आती है। मान के चलो आपके पास एक प्रोजेक्ट बनाने का रिक्वायरमेंट आई जिसमें आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो पहले उसके 2 पेज की रिक्वायरमेंट आई, आपने 2 पेज बनाए और उसको आईएएस पे डाल दिया और वो इंटरनेट पे चलने लगा। फिर कल को फिर उसमें कुछ चीज़ें एक्सटेंड करनी रहेंगी, तो एक्सटेंड जब करनी रहेंगी ना तो वहाँ पे ऊप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो स्मॉल टू लार्ज एप्लीकेशन तो ये है, ठीक है। ईजियर ट्रबल शूटिंग ऑफ द कोड बिकॉज ऑफ डिवाइड्स इन द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में डिवाइड रहता है इसीलिए ये ईजी रहता है इसका ट्रबल शूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है, एक क्लास इज अ लॉजिकल यूनिट और द ब्लूप्रिंट। सिंपल डेफिनेशन है, यही आपको बताना है। बाकी ये बोल देना भाई इट कंटेन्स फील्ड मेथड एंड द प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, इंस्टेंस का मतलब है कि जब भी आपको क्लास को इनिशियलाइज करना है तो वहाँ पे आप लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो जो इंस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट ही होता है कि ऑब्जेक्ट ही आप क्रिएट कर दें। अब ऑब्जेक्ट को रियल टाइम एंटिटी भी बोलते हैं। रियल टाइम एंटिटी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, किसी का नेम और वो सब आपने पढ़ा होगा, नाउन, बस वही ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और इस क्लास का हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये तो हुई क्लास। क्लास के अंदर आपको वेरिएबल है, मेथड है, और उस मेथड में हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास, ये कार क्लास का, है ना। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब है व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई इनहेरिटेंस इज इम्पोर्टेंट। तो इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस इज अ क्रिएटिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लासेस। जब भी 2 क्लास की बात होगी, 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस की बात होगी, तो उनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना रहता है। वेयर द चाइल्ड क्लास विल ऑटोमेटिकली गेट द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। तो सिंपल डेफिनेशन ये याद रखिए कि हमारे पास में 2 क्लासेस हैं, है ना, उनमें अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो ऑटोमेटिकली अपनी पेरेंट क्लास की जितनी भी मेथड और प्रॉपर्टी होती हैं उनको एक्सेस कर लेती है, ठीक है। मान के चलो एक पेरेंट क्लास है, मान के चलो एक टेस्ट करके पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास में एक मेथड है टेस्ट2। तो जब भी हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे तो सेकंड क्लास हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें टेस्ट मेथड को टेस्ट क्लास को एक्सेस करते हैं। तो वेन एवर वी यूज द जब भी हम लोग यूज करेंगे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पेरेंट क्लास में जो मेथड है ना उसको भी कॉल कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो यही एग्जैक्ट यूज है पेरेंट ये इनहेरिटेंस का। सो इसमें अगर एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, एक क्लास हमने बनाई है पेरेंट क्लास के नाम से। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया पेरेंट क्लास और एक मेथड लिया प्रिंट, है ना। फिर हम चाइल्ड क्लास ली और उसमें पेरेंट क्लास को हमने इनहेरिट किया। इनहेरिट करने का तरीका यही है कि डबल डॉट लगाते हैं और पेरेंट क्लास इस टाइप से आ जाती है, ठीक है। बाकी का ये चाइल्ड मेथड है। तो अब देखो इसने क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के बेस पे प्रिंट मेथड को कॉल किया। तो प्रिंट मेथड कहाँ पे है, प्रिंट मेथड है ये वाला, ठीक है ना। ये प्रिंट मेथड है जो कि पेरेंट क्लास में, तो ये इजीली कॉल होगा और यहाँ पे ये आउटपुट भी दे देगा, ठीक है ना। पहले कंस्ट्रक्टर देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पेरेंट क्लास का, चाहे भले ही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का, लेकिन पहले कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है पहले। तो पेरेंट क्लास का होगा कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर वो पर्टिकुलर मेथड कॉल होगा। ये जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कंस्ट्रक्टर में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं
और इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसी इंटरव्यू सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, पर आज नहीं। तो इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। सीधा पूछते हैं कि भाई इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं। भाई अगर हमें जहां भी बार बार पे कोड लिखना पड़ रहा है, सेम कोड बार बार पे लिखना पड़ रहा है, अलग अलग क्लासेस में लिखना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल क्लास बनाएंगे और उस क्लास को हर जगह एक्सेस कर लेंगे, तो हमें बार बार पे कोड रीयूजेबल नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोड बार बार पे यूज नहीं करना पड़ेगा सेम। तो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो ये 4 टाइप की होती है, सिंगल, हायरार्किकल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। मल्टीपल को हम लोग इंटरफेस के थ्रू करते हैं, क्या होती है, कैसे काम करती है, वो आगे देखेंगे, है ना। सबसे पहले सिंगल है, तो एक मिनट मैं ये लिख देता हूँ, हाँ। तो सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव क्लास होती है, दैट्स इट। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होती है, इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब 2 क्लासेस होती हैं और उन दोनों क्लासेस को एक क्लास एक्सेस करती है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है सी शार्प में यूजिंग द क्लास, बट यूजिंग द इंटरफेस इज पॉसिबल, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेस क्लास होता है, ड्राइव 1 ड्राइव 2, मतलब जो बेस क्लास होती है उसको एक्सेस कर रही होती है ड्राइव 1 क्लास और ड्राइव 1 को एक्सेस कर रही होता है ड्राइव 2, तो ये होता है मल्टी लेवल। और फिर ये नेक्स्ट होता है हायरार्किकल। तो हायरार्किकल में क्या रहता है कि एक क्लास है, बेस क्लास एक होगी और उसको कई सारी ड्राइव क्लासेस एक्सेस कर रही होंगी, ठीक है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब है वाई डज सी शार्प नॉट सपोर्ट द मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं स्टार लगाना भूल गया हूँ, है ना, लेकिन आप लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है, सी शार्प डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल क्लास। वैसे मैं आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ फिलहाल कि मतलब क्यों नहीं सपोर्ट करती है। तो मान के चलो हमारे पास में क्लास ए है ना, और इसमें कोई एक मेथड है, पर्टिकुलर मेथड, मान के चलो प्रिंट मेथड है, क्लास बी और क्लास सी। अब क्लास बी में भी एक प्रिंट मेथड है, क्लास सी में भी एक प्रिंट मेथड है, ठीक है ना। तो क्लास ए को दोनों ही इनहेरिट कर रही हैं, क्लास बी और क्लास सी। अब जब बात आएगी क्लास डी के बारे में, ठीक है ना, क्लास डी के बारे में, तो अब ये क्लास डी ये कंफ्यूज होगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी यहाँ पे कि मतलब अगर ये प्रिंट मेथड को कॉल करे तो किसका प्रिंट मेथड कॉल करे, क्लास सी का या क्लास बी का। तो इस केस ये टू दिस काइंड ऑफ लाइक इस तरह की सिचुएशन के लिए हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प सपोर्ट नहीं करता। अब चलो लैंग्वेज देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। सी शार्प डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ द डायमंड प्रॉब्लम। इसको एक्चुअल में हम लोग डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस में एसोसिएट होता है ये। तो आई हैव लाइक वी हैव अ टू क्लासेस, क्लास बी एंड क्लास सी, एंड बोथ ऑफ दीज क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए। तो क्लास ए को इनहेरिट कर रही हैं दोनों ही। नाउ वी हैव अनदर क्लास डी विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है ना। डी जो है क्लास बी और क्लास सी को इनहेरिट कर रही है। नाउ अब द प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सो इफ अ मेथड इन अ क्लास डी कॉल्स अ मेथड डिफाइन इन अ क्लास ए, एक मेथड है जो क्लास ए में डिफाइन है एंड क्लास डी हैज नॉट ओवर रिडन द इन्वोक्ड मेथड, ठीक है ना, ओवर रिडन नहीं कर पाएगा, बट बोथ क्लासेस बी एंड सी हैव ओवर रिडन, बी और सी जो है वो ओवरराइड करके उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है द सेम मेथड डिफरेंटली। इन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब किया हुआ है, डिफरेंटली अपना उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नाउ द एम्बिग्यूटी इज फ्रॉम विच क्लास, अब फ्रॉम विच क्लास डज क्लास डी इनहेरिट द इन्वोक्ड मेथड, क्लास बी और सी। अब जो क्लास डी है वो बी से लेगा या सी से लेगा, तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी हो जाएगी, तो इसीलिए सी शार्प डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ इन ऑर्डर टू हैव दीज प्रॉब्लम सी शार्प डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, बस इतना आप बता देना, सामने वाला समझ जाएगा। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड द एनकैप्सुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स एंड हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स होता है कि भैया
जो रिक्वायर्ड थिंग है, जो रिक्वायर्ड है यूजर के लिए, केवल उसी को डिस्प्ले कराना है, बाकी का छुपा लेना है। तो रियल टाइम एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट होती है। तो जैसे ही हम लोग उसमें मान के चलो फेसबुक हमारे पास और हम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, मतलब डालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है, हमें केवल यूज़र आईडी पासवर्ड दिखता है। अब हमें बैकग्राउंड में कौन सी एल्गोरिथम काम कर रही है इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिंपल लॉगिन करना है, लॉगिन करके बस उसे एक्सेस करना है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ डेटा, मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज इनटू अ सिंगल यूनिट। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वगैरह का एग्जांपल देते हैं, बस मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल होता है क्लास का, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर क्या क्या होता है, मेथड होता है, सब कुछ मेथड वगैरह, है ना, लाइक मेथड वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज़ ये सब होते हैं। तो बाकी का ये फ़ोन का एग्जांपल मैंने लिख दिया, बड़ा फेमस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी का मैं इसका रियल टाइम यूज़ भी आगे बता दूंगा कि एनकैप्सुलेशन को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि मैंने अपने 90 डेज़ के जॉब ओरिएंटेड कोर्स में सी शार्प का जो .NET डेवलपर्स के लिए है वो मैंने बता रखा है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इट्स टाइप? पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फंक्शन है, उसके हमें मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड करना है। मल्टीपल फॉर्म्स मतलब मान के चलो हमारे पास में एक एक क्लास है और उसमें एक मेथड है एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अब क्या है, मेथड हमारे पास एक है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस मेथड का यूज करके हम लोग दो अलग अलग क्लासेस क्रिएट करते हैं, सर्किल और रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग इन लाइक ओवरराइडिंग दैट पर्टिकुलर मेथड। ऑल्सो वी कैन क्रिएट अ, हम लोग ऑल्सो क्रिएट करेंगे द सर्किल का एरिया ऑल्सो। तो हमारे पास फंक्शन तो एक है एरिया, ठीक है ना, सिंपल, लेकिन वो दो फॉर्म में यूज हो रहा है। एक एक यूज हो रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट होगा और सर्किल का एरिया डिफरेंट होगा। तो इसके इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। वन नेम मैनी फॉर्म्स। अब दो टाइप की होती हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और दूसरी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ओवरराइडिंग या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी का मैं इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा अभी आगे, आगे इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ होती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्शन एंड द एनकैप्सुलेशन? बहुत बार पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, कि मतलब क्यों यूज़ करते हैं, सिमिलर है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम एट द डिजाइन लेवल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन डिजाइन लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डिजाइन लेवल मतलब जितने भी डिजाइन पैटर्न्स हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्शन फॉर्मेट में यूज होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम लोग कैसे अचीव करते हैं? यूजिंग द इंटरफेस एंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो मोस्ट ऑफ द डिजाइन पैटर्न वर्किंग विद द डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, जो फ्रेशर है उनको बता दूं कि कोड को लिखने के कुछ डिजाइन, कुछ पैटर्न्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो जो फ्यूचर में जो पास्ट में पहले एरर आ चुकी हैं लोगों को, उन्होंने ही डिजाइन पैटर्न बना रखे हैं और उन्हीं डिजाइन पैटर्न के बेसिस पे हमने अपने डिजाइन पैटर्न क्रिएट किए हैं। उन डिजाइन पैटर्न से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करके आराम से अपना स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर में आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, उसे इजीली एक्सटेंड किया जा सके, यूज किया जा सके, कुछ एक्सेप्शन एरर वगैरह ना आए, ठीक है। तो ये डिजाइन लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सॉल्व करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स अनवांटेड डेटा एंड प्रोवाइड रिलेवेंट डेटा। एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन लेट यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट, ठीक है। इसका मतलब है कि मतलब एब्स्ट्रैक्शन ये बताता है कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कैसे कर रहा है। मतलब कैसे से मतलब नहीं है उसको, मतलब है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, बस सिंपल। एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डिटेल ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग। इसमें यह है कि ये बताता है कि ऑब्जेक्ट
कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे करता है, उसमें क्या करता है ना। एब्स्ट्रैक्शन, आउटर लेआउट यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ डिजाइन, ठीक है ना। ये एनकैप्सुलेशन इनर लेआउट होता है, यूज इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एन एक्सटर्नल मोबाइल फोन लाइक इट हैज अ डिस्प्ले स्क्रीन, कीपैड, बटन्स एंड द डायल नंबर। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। और ये एनकैप्सुलेशन का द इंटरनल डिटेल ऑफ ए मोबाइल फोन एंड हाउ द कीवर्ड, कीपैड, बटन्स एंड डिस्प्ले द स्क्रीन आर द कनेक्टेड विद द सर्किट। सर्किट मतलब इंटरनली क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं टोटल, हमारे 40 कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें 60 क्वेश्चंस और कंप्लीट करने हैं। 60 क्वेश्चंस में बेसिक मतलब जो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इतना मैं दावा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने के बाद में, और आप अगर इसको बार बार पर रिवाइज कर लेंगे, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ भाई इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और लिख के ठीक से याद कर लीजिएगा, या इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से अगर आप याद कर पाए तो स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, रख लेना अपने पास, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट वे लगे वो आप कर लेना। लेकिन इनको बार बार रिवीजन करना और अभी से शुरू कर दो। मेरा अगले 2-3 दिन में मैं अपना जो है विंडो फॉर्म वाला एप्लीकेशन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में मैं कुछ दिन आपको ASP.NET कोर पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं MVC पढ़ाऊंगा, वही 90 डेज वाले कोर्स में कोर विद MVC पढ़ाऊंगा। उसके बाद में एक फाइनल प्रोजेक्ट मैं उसमें बनाऊंगा कोर विद MVC में। उसके जस्ट बाद ही, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, मैं तो बनवाऊंगा ही, सेम बनवाऊंगा जैसे मैंने विंडो फॉर्म का बनवाया गूगल की हेल्प से, कि जैसे आपको काम मतलब रियल टाइम में काम कैसे होता है वैसे ही मैंने कराया हुआ है ना। तो वही मैं आप लोगों को उसमें भी कराऊंगा, और वो कराने के बाद में आप सीधा इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। SQL सर्वर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, CSS HTML मैं करा चुका हूँ, बूट स्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, jQuery वो मैं उसी टाइम पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा जब मैं MVC का एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जो वेबसाइट में बनवाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, आप 3 महीने आपने आपको डेडिकेट कर लो, 3 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी भाई। मैकेनिकल का बंदा था, ठीक है ना, परसों उस बंदे की जॉब लगी है इसी चैनल से, ठीक है, मैकेनिकल का। इससे पहले BA वाले की जॉब भी मैंने लगवाई है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। IT में अभी भी लगभग 70,000, समझ रहे हो, लगभग 70,000 वैकेंसी ओनली इन द .NET डेवलपर्स के लिए अवेलेबल है। बंदे नहीं है मार्केट में, मतलब उनको चाहिए एक्सपीरियंस, यहाँ है ही नहीं एक्सपीरियंस कोई भी। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं और फ्रेशर हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको जाइए ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।